हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल SK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में यूनिट 4 का पार्ट 1 यानी केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी के 14 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अगर आप प्रत्येक यूनिट से 30, 40, 50 क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के अच्छे से करते हैं तो इसका एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट आंसर या न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप इजीली आप कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है सब करना। ऑलरेडी आप लोगों ने यूनिट 1, 2, 3 के क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ऐसे में आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग, ठीक है ना, आपको बताना कि शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग क्या है, यानी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सही आंसर आपको चुन के बताना है। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे ही आप क्वेश्चन आपके सामने आता है डिस्प्ले पे, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर आप मेरे को बताइएगा। इसमें बी ऑप्शन है, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको पता है कि शून्य कोटि की जो क्रिया का जो वेग होता है, रेट बराबर क्या होता है भाई, के, और अगर कोई अभिकारक है तो इस अभिकारक की जो सांद्रता होती है कितने घात पर निर्भर करती है? शून्य घात पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, यानी R बराबर क्या हुआ? K हो गया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी सही आंसर इसका देखिए क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हुआ, यानी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब मान लिया शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपकी डेफिनेशन भी देखिए आपको यहाँ से याद हो जाएगी, यानी वह अभिक्रिया जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग क्या होगा, वेग R बराबर K हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वेग और वेग स्थिरांक दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। अगर आता शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण लिखिए तब भी आप लिख सकते हैं, लक्षणों में भी ये लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया A गिब्स B में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना करने पर 2 गुना बढ़ जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A से B में देखिए परिवर्तन हो रहा है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको, पहले आप समझिएगा। अगर प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, जितने गुना आप सांद्रता बढ़ाएंगे उतने गुना अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, यानी एक घात पर निर्भर करती है। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है तो अगर आप सांद्रता को 2 गुना बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर कितनी गुना हो जाएगी? 2 की पावर 2 गुना हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी, यानी 2 घात पर निर्भर करती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, आपने सांद्रता को 2 गुना किया तो कितनी हो जाएगी? 2 की घात 3, यानी 8 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ध्यान से, सांद्रता को मैंने 4 गुना किया, लेकिन अभिक्रिया की दर कितनी बनी आपकी? 2 गुना बढ़ी। ध्यान दीजिएगा, सांद्रता 4 गुना की और दर 2 गुना बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? शायद आपको समझ में आ गया होगा आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर हमने सांद्रता को 4 गुना किया, अगर यहाँ पे दर हमारी 4 गुना बढ़ जाती तो प्रथम कोटि की हो जाती। अगर सांद्रता को मैंने 4 गुना किया, अगर दर आपकी 16 गुना हो जाती तो द्वितीय कोटि की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है? आधी हो रही, 1/2 हो रही है, यानी पावर कितनी हो रही है? यानी 4 की पावर अगर हम 1/2 करें, ठीक है ना, वही तो दर इसकी देखिए बनेगी। यानी अगर मैं 4 की पावर 1/2 अगर कर दूँ, ठीक है ना, सांद्रता पावर 1/2 कर दूँ तो दर हमारी कितनी हो जाएगी? 2 ही तो आएगी, ठीक है ना, 2 गुना आएगी ना प्रारंभिक दर की। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया की जो कोटि हो गई वो कितनी हो गई? यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 1/2 होगी, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन देखिए सही नहीं है। अभी हम लोग ऑलरेडी शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा शायद। देखिएगा पहला ऑप्शन, वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स है। बिल्कुल देखिएगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, के ए की पावर 0, ओके, या आर बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यानी अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होगा। अरे के का मात्रक क्या होगा, जो अभिक्रिया के वेग का मात्रक होगा वही के का मात्रक होगा। अब अभिक्रिया की दर या वेग का मात्रक क्या होता है, मोल। अभिक्रिया की वेग की परिभाषा शायद सबको पता ही होगी, इकाई सांद्रता में ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहलाती है। यानी दर बराबर क्या होता है, सांद्रता परिवर्तन और बट्टे समय परिवर्तन। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। ठीक है ना। तो देखिए प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हुआ, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब सेकेंड के स्थान पर यहाँ पर देखिए समय है तो कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा। चलिए तो पहला ऑप्शन तो देखिए इसका देखिए सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है वेग स्थिरांक तथा वेग के मात्रक समान होते हैं, बिल्कुल सही है। अभी आप लोगों ने किया था, इसमें क्या आता है, आर बराबर के होता है। तुम्हारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं पहले। वेग स्थिरांक का मान x अपॉन टी होता है, बिल्कुल सही है, dx अपॉन dt। यानी मैं इसको अगर x मान लूँ सांद्रता में परिवर्तन और इसको t मान लिया तो क्या हुआ, x अपॉन टी हो जाएगा वेग स्थिरांक के बराबर। ठीक है ना। अभी आप लोगों ने किया था, यानी रेट बराबर मैं क्या मान लूँ, x अपॉन टी मान लूँ, चाहे dx अपॉन dt मान लीजिए। बट dx अपॉन dt ना दिया हुआ है यहाँ पे, क्या x अपॉन टी दिया हुआ, तो x अपॉन टी मान लिया। ये भी सही है, यानी तीसरा भी देखिए सही है। चौथा देखिए सही है, यानी इसको चेक करते हैं। अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से पढ़िए, देखिए अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते हैं इसको हम। आपको पता है कि जो एन कोटि की क्रिया के लिए जो अर्धायु काल और सांद्रता में क्या संबंध होता है, एक आपको कॉमन समीकरण आपको याद करनी थी, टी हाफ समानुपाती 1 ए की पावर n-1। एन यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, ए क्या है, सांद्रता है। अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं 0 वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, टी हाफ समानुपाती 1/0-1, यानी ए की पावर -1 आया। इज दैट क्लियर। अब ए की पावर -1 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, टी हाफ समानुपाती ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया का जो अर्धायु काल टी हाफ है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए के समानुपाती होता है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। इज दैट क्लियर। यानी अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए वाला देखिए कथन सही नहीं है, बाकी ए बी डी ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इस तरह से अगर पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे, अगर आप मेरी पूरी वीडियो को अगर आप ध्यान से देख भी लेते हैं और आपने अगर एक बार थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है ना, तो निश्चित जान लीजिएगा आपका जितना भी केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स है वो सब आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, सारा कॉन्सेप्ट। इसलिए वीडियो क्या है, लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिएगा, और मैं आपकी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% भाग 72 मिनट में पूर्ण होता है, 50% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सा, देखिए भी देखो क्वेश्चन है, इसमें कोई जटिलता नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं कराता हूँ इसे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी क्या आपसे तो पूछ रहा है 50% में पूर्ण होने वाला समय आपसे देखिए पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछ रहा है टी हाफ, ठीक है ना। यानी क्या पूछ रहा है, 50% में पूर्ण होने में लगा समय क्या कहलाता है, क्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। तो उसको मैं यहाँ से भी तो पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, अब क्रिया का अर्धायुकाल देखिए इसमें क्या होगा। अब देखिएगा टी हाफ क्या होता है, सॉरी यहाँ पे के बराबर, यानी प्रारंभिक सांद्रता आप कितनी दे रखी, मान लेंगे 100 है। जब इस परसेंट की हम लोग बात करेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100, फिर 72 मिनट के बाद दो कितनी हो जाती है, ए माइनस एक्स ए दो कितनी हो जाती है 75%, इसमें से चला गया तो कितना बचा 25 हो गया। तो प्रारंभिक सांद्रता देखिए हमारी कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता जो इसमें हो जाएगी वो 100 हो जाएगी, और 72 मिनट के बाद जो सांद्रता शेष रह जाएगी, यानी ए माइनस एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस 25, दैट इज़ 100 माइनस 75, दैट इज़ 25। ओके, अब क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक के है, इसका समीकरण हमको पता है क्या होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी, ठीक है ना। तो के बराबर फार्मूला 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ए की जगह मैंने कितना लिख दिया 100, और ए माइनस एक्स से कितना हुआ 25, 25 चौका 100, लाख 4 का मान हमको पता होना चाहिए, लाख 4 का मान कितना होता है 0.6020 होता है। लाख 4 का मान, इस वैल्यू को पुट दो करेंगे और मल्टीप्लाई दो करें तो कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन टी की जगह 72 इंटू लाख 4 की वैल्यू 0.6020 रख दी, ठीक है ना। एक इसकी हो गई, लाख 4 की वैल्यू हो गई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.019, ठीक है ना। ये तो यहाँ से देखो जो क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई। ओके, हमें निकालना क्या है, 50% में लगा समय निकालना, दूसरा भी तरीका है इसको करने का, बट लेकिन ये 50% कह रहा है, इसका मतलब क्या है, अर्धायुकाल आपको निकालना है। अब यहाँ पर तो क्या दो करेंगे हम लोग, आपको पता है कि अर्धायुकाल यानी 50% में लगा समय हमारा अर्धायुकाल के बराबर होता है 0.0693 अपॉन 0.019 से इसको डिवाइड कीजिएगा, यानी टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, फार्मूला आपको पता होगा, इससे डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, नियर अबाउट 36। तो देखिए इसमें सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, नियरली 36 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय लगभग होता है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया काफ़ी अर्धायुकाल का लगभग कितना होता है, इसमें 1.1 टाइम्स होता है, 1.1 गुना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम जैसा अभी आपने क्वेश्चन नंबर देखिए 18 देखिए किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। फिर मैं आपको क्लू थोड़ा सा देता हूँ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% 90 मिनट में पूर्ण हुआ, तो इसके 50% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। लाख 2 का यहाँ पे मान दिया हुआ है, 0.3010 होता है, कम दिया कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान लेंगे, मान लिया 100, और ए माइनस एक्स के बाद कितनी हो जाती है 100 माइनस 90 बराबर 10, वैल्यू पुट कीजिएगा, फार्मूला पुट के बराबर 2.303 अपॉन टी और लॉग 100/10 हो जाएगा, लाख 10 आएगा, 0 कैंसिल, लाख 10 का मान कितना होता है 1, और टी के स्थान पर हम लोग कितना दो पुट करेंगे 90 पुट करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, फिर इसके बाद यानी यहाँ से क्या के देखो निकल आएगा, फिर के बराबर आपको फार्मूला लगाना 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ को इधर लाइए, टी हाफ आपको निकालना है 50% में लगा समय, यानी अर्धायुकाल निकालना है, के से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। और इसका अलावा सही आंसर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा 27 मिनट्स। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय, ओहो बहुत आसान सा देखिए क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धवायुकाल यानी अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय आपको बताना है।
तो देखिए उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, उसके प्रारंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रण के वर्गमूल पर निर्भर करता है। तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। आपको क्या करना है, बस फार्मूला याद रखिए, टी हाफ समानुपाती 1 टी हाफ समानुपाती 1/a⁻n-1। n बराबर यहाँ पे क्या रखिएगा 1, तो n बराबर जब आप देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया तो 1 देखो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1 = 0 हो जाएगा। तो टी हाफ क्या आएगा यहाँ पर देखिए समानुपाती 1/a⁻0। और आपको पता है अगर किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो टी हाफ समानुपाती 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कहीं भी अभिकारक का टर्म ही देखिए नहीं आया। और वैसे भी आपको पता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल बराबर क्या होता है 0.693/K, यानी इसमें कहीं भी टर्म हमारा कंसंट्रेशन का यानी सांद्रता का कोई टर्म नहीं आया है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही आसान है। क्या देखिए दिया हुआ है आपको, वेग समीकरण दी हुई है, ठीक है ना। इस अपक्रिया के लिए क्या दे रखा है, वेग समीकरण दे रखी है R = KH2O2। ओके, और आपको पता है शायद तो ये अपक्रिया है, यानी अपक्रिया की आपको कोटि देखिए बतानी है, अपक्रिया की कोटि बतानी है और कोटि की परिभाषा आपको ऑलरेडी आती होगी। कोटि की डेफिनेशन क्या होती है, यानी किसी भी देखिए वेग समीकरण में, किसी भी वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग, यानी इस वेग समीकरण में जो अभिकारक H2O2 है इसकी यहाँ सांद्रता कितनी है, इन घातों का जो योग होगा, यहाँ पर जो भी घातें लगी होंगी वही क्या होगी, अपक्रिया की कोटि होगी। अब यहाँ पर देखिए कोई घात अगर 2 नहीं लगी हुई है तो R = KH2O2 लिखा हुआ है, इसका घात कितनी हो गई 1। जब घात 1 हो गई तो इसकी कोटि कितनी हो गई 1 हो गई, यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया हो गई। सेम ऐसे ही देखिए क्वेश्चन है 23, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है 23 का। एक शून्य कोटि की अपक्रिया A + B = C के लिए वेग दर है, ठीक है ना। आपका आंसर इतनी देर में आ जाना चाहिए। देखिएगा क्या होगी इसके लिए, वेग दर 2 क्या हो जाएगी, दर बराबर K A⁻0 B⁻0, फिर दिया हुआ है दर बराबर K A⁻1 B⁻0, या कोई नहीं, या A⁻0 B⁻1। चलिए देखिएगा यहाँ पर अपक्रिया की कोटि कितनी हो गई, यहाँ पर जो प्रथम शून्य कोटि की अपक्रिया है तो दर बराबर K A⁻0 B⁻0 होगा, तभी तो शून्य कोटि की अपक्रिया है, यानी जो अभिकारक की शून्य सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यही देखिए शून्य सांद्रता पर निर्भर कर रही है, तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे इसकी कोटि कितनी होगी, इस अपक्रिया की कोटि 1 आएगी, इस अपक्रिया की कोटि 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम कोटि की अर्धायु काल 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि टी हाफ आपको दिया हुआ है कितना 400, ठीक है ना। अपक्रिया का वेग स्थिरांक के आपको देखिए निकालना है, तो के बराबर क्या होता है 0.693/टी हाफ। फार्मूला आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 0.693/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर देखिए क्या आ जाएगा 1.73 × 10⁻³ सेकेंड। 4 से सिर्फ आपको डिवाइड करना, कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1.73 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, K = 2.303/T log A/A-x। मैं पूरी आशा उम्मीद करता हूँ कि शायद सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। यानी ये वेग समीकरण आपको देखो दी हुई है, ठीक है ना, ये वेग समीकरण आपको दी हुई है, तो पूछ रहा है कि अपक्रिया की कोटि क्या होगी। कई बार हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि K = 2.303T log A/A-x किस कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, सबको पता होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्रथम कोटि की, सी द्वितीय कोटि की और डी तृतीय कोटि की। 0 कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय और तृतीय कोटि की। सही आंसर आप इसका बताइए कमेंट बॉक्स में।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल 4 मिनट है। 99.9% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल टी हाफ बराबर, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, टी हाफ बराबर दिया हुआ है 4 मिनट। तो 99% पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा? तो देखिएगा आपको इसे जब दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है और टी बराबर देखिए पूछ रहा है, तो क्या करना है? आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण क्या है? के बराबर 2.303 टी अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। मतलब क्या हुआ? यानी आपको पहले के का मान तो पता होना चाहिए। तो के का मान हम यहाँ से तो निकाल लेंगे, 0.693 अपॉन 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा भैया? के का मान आ जाएगा निकल करके, ठीक है ना। अब के बराबर क्या होता है? यानी 0.693, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए ए बराबर कितना देख रखेंगे, ध्यान रखिए, ए बराबर कितना रखा जाएगा? 100 रखा जाएगा। जब भी परसेंट की बात करेंगे हम लोग तो 100 ही रखेंगे। अब 99.9% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो ए बराबर देखिए मेरा कितना हो गया? 100 हो गया ना। तो ए माइनस एक्स बराबर देखिए निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा? 100 माइनस 99.9 बराबर 0.1। तो नीचे कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। 0.1 हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो देखिए बढ़ जाएगा। ऊपर जीरो कितने होगा? 1 2 3 जीरो होगा। इसमें log 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारी इक्वेशन देखिए क्या देखो बन जाएगी। तो 0.693 अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो गया? 2.303 अपॉन टी लॉग 3, और लॉग 3 की वैल्यू रखेंगे 0.4771, ठीक है ना। फिर इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? टी बराबर देखिए निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो टी बराबर जो हमारा नियरली आंसर आएगा कितना आएगा? 40 मिनट्स आएगा। इस तरह से क्या हुआ आपके इसमें न्यूमेरिकल्स भी देखिए हो गए सारे। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं 2 या 3 नंबर में, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है बोर्ड परीक्षा में। न्यूमेरिकल भी हो गए और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो भी हो गए। यानी अगर आप इन क्वेश्चंस का ही रिवीजन कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ऐसे में आशा करता हूँ। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं जाने वाला है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अदर्स जो फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियोस, ताकि उनको भी लाभ मिल सके, वो भी अच्छे से पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि नेक्स्ट जो टेस्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स का, वो 13 जून या 1 जुलाई में होगा। ओके, तो इसलिए आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा और बच्चों को भी इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।